नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। आपने आज खबर सुनी होगी कि बप्पी लहिरी जी का निधन हो गया और उसका कॉज ऑफ डेथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम था। अब कई लोगों को लगता है ये क्या नई बीमारी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ही एक साइलेंट किलर है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि जब आप सो रहे हैं तो सोते समय आपके ऑक्सीजन जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, सांस नहीं आती, जिसकी वजह से हार्ट पे असर पड़ता है और फिर आप उठ जाते हैं। माइक्रो अराउजल्स कहते हैं। बेसिकली कई वजहों से हो सकता है, और अगर पूरी रात बार बार जब ये साइक्लिकली होता है तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। बेसिक इसके लक्षण क्या है? अगर आप में खराटे आते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का लक्षण है। अगर आपको दिन में नींद आती है, गाड़ी चलाते हुए या बैठते अखबार पढ़ते टीवी देखते हुए आपको लगता है कि आप झपकियां ले रहे हैं, तो ये लक्षण है कि आपको रात में नींद सही से नहीं मिल रही और आपको इसका टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? कौन इसके रिस्क में होता है? जिसको भी ओवरवेट हैं, जो लोग जिनकी नेक छोटी है या नेक चौड़ी है बहुत ज़्यादा, 16 इंचेस से ज़्यादा अगर नेक सरकमफरेंस है, एब्डोमिनल ओबिसिटी है, अगर पेट बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो जो एब्डोमिनल फैट है वो छाती को ऊपर पुश करता है, लंग्स को, और आपको दिक्कत करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मल्टीपल लेवल्स की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। अगर नाक में हड्डी टेढ़ी हो या पॉलिप्स हो या मांस बड़ी हो, बच्चों में एडेनॉइड अगर बड़े हों तो उससे ओएसए हो जाता है। अगर तालू बहुत मोटा है, ओरोफैरिंक्स टॉन्सिल बहुत बड़े हैं, तो वो आपके एयरवे को कंप्रेस करते हैं। अगर यहाँ पर बेस ऑफ टंग, जो टंग का पिछला हिस्सा है वो ज़्यादा मोटा है, वो फॉल बैक कर जाता है, तो उससे ओएसए हो जाता है। और अगर यहाँ पर अगर आपकी नेक ओबिसिटी है, अगर नेक छोटी है, रिट्रोग्नेथी है, मतलब जो मैंडिबल पीछे की तरफ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो आपके नॉर्मल सांस लेने नहीं देते। एक बार आपको पता लग गया कि आपके ओएसए के लक्षण हैं, तो आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक स्लीप स्टडी की जाती है जो आपके घर पे भी हो सकती है और आप ओएसए लैब में भी करवा सकते हैं। स्लीप स्टडी में आपका पता चलता है कि पूरी रात भर में आप कितनी बार उठे, कितनी बार आपका रेस्पिरेट जो ऑक्सीजन इंडेक्स है वो गिरा एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे, जिसको आरडीआई या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इंडेक्स कहते हैं। माइक्रो अराउजल्स, कितनी बार आप रेस्पिरेशन के लिए, रेरास बोलते हैं उसको, कि रेस्पिरेटरी एफर्ट के लिए आप उठे, आपको बार बार कितनी बार उठना पड़ा, ये भी रिकॉर्ड होता है। अगर एक क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा है, जिसको 15 ऐसे 30 के बीच में इसको मॉडरेट कहते हैं, और अगर 30 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट एक सीपैप मशीन के ज़रिए होता है जो आप रात में पहन के सोते हैं, जिससे पॉजिटिव एयरवे ऑक्सीजन वो है वो आप जाता रहता है और आपका एयरवे खुला रहता है। इट वर्क्स लाइक अ न्यूमेटिक स्प्लिंट, आपकी लंग वो एयरवे को खुला रखता है ताकि आप रात भर आप आराम से सो सकें। जो लोग सीपैप नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको सर्जरी कर सकते हैं। नाक की भी सर्जरी होती है, तालू की भी सर्जरी होती है, ताकि, और टंग बेस की भी कई बार सर्जरी होती है ताकि आपका एयरवे सही हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं, डाइटरी चेंजेस ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज आपको डेली करना है। जैसे आप when you eat, you sleep, you breathe, you have to exercise 45 minutes of cardio exercise every day। और वेट के लॉस भी आप ऐसा ना करिए कि आप एक महीने में 5 किलो करेंगे, वो वापस आ जाता है। कोशिश करिए कि एवरी मंथ आप 1 किलो वेट कम करें, धीरे 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 एक फिटनेस की तरफ चलें और अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ओएसए इज़ अ साइलेंट किलर। कई बार आप सुनते होंगे कि वो रात में सोते सोते ही ख़त्म हो गए। हार्ट पे इतना असर पड़ता है वो जो ऑब्स्ट्रक्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते, कि कई बार हार्ट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। तो ओएसए से डरिए नहीं, उसको आइडेंटिफाई करिए, इंटरवीन करिए, एक हेल्थियर लाइफस्टाइल लीड करें, तो आपको ओएसए से डरने की ज़रूरत है।